इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी कहने का क्या मतलब कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में है। जैसे कि यहाँ पे सेट बी इक्वल टू अगर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सेट ए इक्वल टू है 1 2 3। देखिए यहाँ पे सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब अगर ए बी का सबसेट है तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में 1 2 3 कॉमन है, 1 2 3। अब ये जो 1 2 3 है ये सेट ए के इक्वल है, सेट ए इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है A is a subset of B, A is a subset of B implies that A intersection B equal to A, A intersection B equal to A, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ अगर प्रोबेबिलिटी लेते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा, ठीक है। अब अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ठीक है, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वैल्यू, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1, ठीक है। अब उसी प्रकार से सेकेंड में बोला जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 यानी कि ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक ही बात है, एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो 0 लिख लेंगे, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब 0 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 0 ही आएगा ना, यही आंसर है अपने लोग का, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए कपल हैज 2 चिल्ड्रेन, तो सैंपल स्पेस में आउटकम्स क्या क्या होगा, हो सकता है कि दोनों मेल हो, या हो सकता है कि पहला मेल हो दूसरी फीमेल हो, या हो सकता है कि पहली फीमेल हो दूसरा मेल हो, या हो सकता है कि दोनों फीमेल हो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर मेल्स इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल। यहाँ पे हम लोग 2 इवेंट मानेंगे, इवेंट ई डिनोट करता है बोथ चिल्ड्रेन आर मेल्स एंड इवेंट एफ डिनोट करता है एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल। अब देखिए अगर दोनों बच्चा मेल है तो यहाँ पे क्या होगा, एम हो जाएगा। अब कम से कम कोई एक बच्चा अगर मेल है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चा भी मेल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आउटकम्स होगा, एम हो जाएगा, एम एफ हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर मेल्स इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल, यानी कि ये वाला इवेंट अगर हो चुका है तो इस इवेंट के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इवेंट एफ अगर हो चुका है तो इवेंट ई के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे लिखेंगे डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो उसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी इस दोनों में कॉमन क्या है, एम एम कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे टोटल 1 है, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल 1 आउटकम है, एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस क्या है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 3 है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस क्या 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/3, यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है। आप लोग कीजिए क्या, ये ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकाल लीजिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकाल लीजिएगा, फिर इस स्टेप को लिखिएगा, ठीक है। अब इसके सेकंड में बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर फीमेल्स इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। तो यहाँ पे हम लोग 2 इवेंट लेंगे, इवेंट ए डिनोट कर रहा है बोथ चिल्ड्रेन आर फीमेल्स एंड इवेंट बी डिनोट कर रहा है एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। अब देखिए दोनों बच्चा अगर फीमेल है तो यहाँ पे आउटकम्स क्या होगा, एफ एफ हो जाएगा।
अब एल्डर चाइल्ड अगर फीमेल है, एल्डर चाइल्ड कहने का मतलब जिसका जन्म पहले हुआ होगा वो फीमेल रही होगी, तो यहाँ पे आउटकम्स क्या हो जाएगा, FM हो जाएगा और FF हो जाएगा। यहाँ भी एल्डर चाइल्ड फीमेल है और यहाँ भी एल्डर चाइल्ड फीमेल है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। यानी कि ये इवेंट अगर हो चुका है तो इस इवेंट के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इवेंट B अगर हो चुका है तो इवेंट A का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन B यानी इस दोनों में कॉमन क्या है, FF कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं FF। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल आउटकम्स 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस क्या है 4 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, 1/4 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल आउटकम्स है 2 एंड नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस जो कि है 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वीमेन हैव ग्रे हेयर, ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। एक ग्रे हेयर वाले पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस ग्रे हेयर वाले पर्सन को सिलेक्ट किया गया है वो मेल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रे हेयर वाले पर्सन को सिलेक्ट करने का इवेंट पहले हुआ है, तो इसको हम लोग इवेंट A मान लेंगे, इवेंट A इक्वल टू ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड। अब जिस ग्रे हेयर वाले पर्सन को सिलेक्ट किया गया है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो इवेंट E1 मान लेंगे हम लोग पर्सन बीइंग मेल एंड इवेंट E2 को मान लेंगे पर्सन बीइंग फीमेल। अब देखिए यहाँ पे ग्रे हेयर वाले पर्सन को पहले सिलेक्ट किया जा चुका है, अब इसके मेल होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि इवेंट A हो चुका है तो इवेंट E1 के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे E1 बाई A है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, यानी कि अगर पर्सन मेल है तो उसके ग्रे हेयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर पर्सन मेल है तो उसके ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी है 5% यानी कि 5/100। अब यहाँ पे है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि मेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए यहाँ पे बोला गया है एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। अब मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल नंबर में है तो मेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। फिर से उसी प्रकार से इसके जगह भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5/100 इंटू 1/2 प्लस। अब देखिए अगर पर्सन फीमेल है तो उसके ग्रे हेयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पर्सन अगर फीमेल है तो उसके ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.25%, 0.25% यानी कि 0.25/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि फीमेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों इक्वल है, मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल है तो फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऊपर में हो जाएगा 5/200, अब यहाँ भी नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 200 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 0.25, 200 से 200 कैंसिल, 5/5.25। अब इस पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 0 5 5 जा 25। अब इसको 5 से फिर कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20/21 यही अपने लोग का आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, सपोज दैट 90% ऑफ पीपुल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपुल आर राइट हैंडेड। यानी कि अगर 10 लोगों का सैंपल लिया गया है तो इस 10 लोग में से ज़्यादा 6 लोग राइट हैंडेड हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे 10 लोगों का सैंपल लिया गया है तो n = 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे PQ क्या डिनोट करता है, P डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल एंड Q डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 1 ट्रायल। एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है, लोग का राइट हैंडेड होना ही सक्सेस है, तो P = लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड एंड Q = लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड। अब देखिए लोग के राइट हैंडेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 90%, 90% यानी कि 90/100, 90/100 यानी कि 0.9, तो Q = क्या हो जाएगा 1 - 0.9 यानी कि 0.1। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 6 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6, यानी कम से कम 0 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R स्मॉलर देन इक्वल टू 6 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ R स्मॉलर देन इक्वल टू 6 निकालने के लिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन 6 निकाल लें और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन 6 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R = 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R = 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R = 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R = 10 तक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए
1 माइनस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 7 की जगह क्या लिखेंगे 10c7, जैसे NCR होता है ना तो n की जगह 10 है तो 10c7 इंटू 0.9 यानी कि p यहाँ पे है ना p 0.9 टू दी पावर r की जगह 7 इंटू q यानी कि 0.1 टू दी पावर n माइनस r यानी 10 माइनस 7 3 प्लस अब यहाँ पे 10c8 इंटू 0.9 टू दी पावर 8 इंटू 0.1 टू दी पावर 10 माइनस 8 यानी कि 2 प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 9 लिख लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा 10c10 इंटू 0.9 टू दी पावर 10 इंटू 0.1 टू दी पावर 10 माइनस 10 0। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ r स्मॉलर देन इक्वल टू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब इन सब को ऐड करना है ना तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे समेसन ऑफ, अब देखिए 10c7 10c8 10c10, यहाँ पे 10c सब में कॉमन है लेकिन r चेंज हो रहा है, यहाँ पे r है 7, यहाँ पे r है 8, यहाँ पे फिर r 10 आ गया तो हम लोग r यहाँ पे लिख लेंगे इंटू, अब 0.9 सब में कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग 0.9 लिख लेंगे। अब देखिए r सब में चेंज हो रहा है ना, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा तो r की जगह r ही हम लोग लिख लेंगे। अब 0.1 सब में कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग 0.1 लिख लेंगे। अब 0.1 का पावर क्या हो रहा है n माइनस आर हो रहा है, n माइनस आर यानी कि 10 माइनस आर हो रहा है। अब देखिए इन सब के लिए तो n का वैल्यू तो सेम ही रहेगा 10, बस r का वैल्यू चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग 10 माइनस आर लिख लेंगे। अब इस r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस r का वैल्यू 7 से 10 तक जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे r इक्वल टू 7 to 10। ठीक है, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है एन अर्न कंटेन्स 25 बॉल्स ऑफ विच 10 बॉल्स बियर ए मार्क x एंड द रिमेनिंग 15 बियर ए मार्क y। A ball is drawn at random from the urn, its mark is noted down and it is replaced. If 6 balls are drawn in this way, find the probability that all will bear x mark. एक अर्न में टोटल 25 बॉल्स है जिसमें से 10 बॉल्स पे x मार्क है एंड 15 बॉल्स पे y मार्क है। अब इस 25 बॉल्स में से 6 बॉल्स को बारी बारी से निकाला जाता है तो इन सारे के सारे 6 बॉल्स पे x मार्क हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे 25 बॉल्स में से 6 बॉल्स को बाहर निकाला जाता है तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे p क्या डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है बॉल पे x का मार्क होना सक्सेस है। तो इस 25 बॉल्स में से अगर एक बॉल को रैंडमली बाहर निकाला जाए तो इस एक बॉल पे x मार्क हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है 10/25। तो p इक्वल टू हो जाएगा 10/25 यानी कि 2/5। q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस p यानी कि 2/5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3/5। अब यहाँ पे क्या निकालना है, देखिए बोला जा रहा है कि इन सारे के सारे 6 बॉल पे x मार्क हो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 अपने लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR, तो n के जगह 6 c r के जगह 6, तो 6c6 इंटू p टू दी पावर r यानी 2/5 टू दी पावर r के जगह 6 इंटू q टू दी पावर यानी 3/5 टू दी पावर n माइनस r यानी 6 माइनस 6 0। अब देखिए 6c6 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा इंटू 2/5 टू दी पावर 6, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है। अब इसके सेकंड में बोला गया है नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क, यानी कि ये जो 6 बॉल निकाला गया है इस 6 बॉल में से 2 से ज़्यादा बॉल पे वाई मार्क नहीं हो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे बॉल पे वाई का मार्क आना सक्सेस है, यहाँ एन का वैल्यू तो यहाँ भी 6 होगा लेकिन यहाँ पे सक्सेस क्या है बॉल पे वाई का मार्क आना, तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इस 25 बॉल में से एक बॉल अगर रैंडमली बाहर निकालते हैं तो इस एक बॉल पे y का मार्क हो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/25, 15/25 यानी कि 3/5। q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5। अब अपने लोग को क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y स्मॉलर देन इक्वल टू 2। स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे बोला गया है नॉट मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 हो सकता है 2 से कम भी हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y स्मॉलर देन इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0, 2 से छोटा तो 0 भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR यानी 6c r के जगह 0 इंटू p टू दी पावर r यानी कि 3/5 टू दी पावर r के जगह 0 इंटू q टू दी पावर यानी 2/5 टू दी पावर n माइनस r, तो यहाँ n 6 है r 0 है तो 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे 6c1 इंटू 3/5 टू दी पावर r के जगह 1 पुट कर लेंगे इंटू q टू दी पावर यानी 2/5 टू दी पावर n माइनस r यानी 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6c2 इंटू 3/5 टू दी पावर 2 इंटू 2/5 टू दी पावर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2/5 टू दी पावर 4 सब में है तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 6c0 इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ से 2/5 टू दी पावर 4 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 2/5 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस
अब देखिए यहाँ पे 6C1, तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 6 - 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 3/5 3/5। अब देखिए 2/5 का पावर 4 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा केवल 2/5, क्योंकि यहाँ पे 2/5 का पावर 5 है, इसमें से 4 पावर कॉमन ले चुके हैं, तो एक ही पावर बचेगा ना, प्लस अब 6C2, तो देखिए फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 6 - 2 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब 2/5 का पावर 4 यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2/5 का पावर 4, अब देखिए ये हो गया 4/25 प्लस यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख लेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3/5 इंटू 2/5 प्लस 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लेंगे इंटू 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल ही रहने देंगे। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। अब देखिए यहाँ भी है 25, यहाँ भी नीचे 25 है, यहाँ भी नीचे 25, एलसीएम 25 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 9 जा 135, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 175/25, 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा, आंसर आ गया 7 इंटू 2/5 का पावर 4, यही आंसर है, ठीक है। अब इसके थर्ड में क्या बोला गया है, एटलीस्ट वन बॉल विल बियर वाई मार्क, यानी कि कम से कम एक बॉल पे वाई का मार्क होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉल पे भी वाई का मार्क हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बॉल पे वाई का मार्क होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू तो 6 ही रहेगा, यहाँ भी देखिए यहाँ पे भी बॉल पे वाई का मार्क होना ही सक्सेस है, तो पी का वैल्यू यहाँ भी 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग निकाले ना पी का वैल्यू 3/5, यहाँ भी पी का वैल्यू 3/5 होगा, क्यू का वैल्यू यहाँ भी 2/5 होगा। अब यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि कम से कम एक बॉल पे वाई का मार्क होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालने के लिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई स्मॉलर देन 1 निकाल लें और इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये निकल जाएगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, अब y स्मॉलर देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा तो 0 ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0। अब देखिए 1 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 6c r के जगह 0 इंटू p टू दी पावर r यानी 3/5 टू दी पावर r के जगह 0 इंटू q टू दी पावर यानी 2/5 टू दी पावर n माइनस r, तो n 6 है और r 0 है, तो 6 माइनस 0 यहाँ पे 6 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, बचेगा यहाँ पे 2/5 टू दी पावर 6। तो ये लिख लेंगे, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है। अब इसके 4 में क्या है, इसके 4 में है द नंबर ऑफ बॉल्स विथ x मार्क एंड y मार्क विल बी इक्वल, यानी कि ये जो 6 बॉल निकाला गया है इस 6 बॉल में से 3 x मार्क वाला बॉल होना चाहिए एंड 3 y मार्क वाला बॉल होना चाहिए। तो अब किसी एक का प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, यानी कि 3 x मार्क वाले बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल दे या 3 y मार्क वाले बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल दे, क्योंकि अगर 3 x मार्क वाला बॉल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 y मार्क वाला बॉल ही होगा, क्योंकि टोटल 6 बॉल है। अब अगर उसमें से 3 x मार्क वाला बॉल है तो 3 तो y मार्क वाला होगा ही, या अगर हम लोग 3 y मार्क वाले बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 अगर y मार्क वाला होगा तो 3 x मार्क वाला भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 3 y मार्क वाला ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, 6c3 इंटू पी टू दी पावर r यानी 3/5 टू दी पावर r के जगह 3 इंटू क्यू टू दी पावर r यानी क्यू टू दी पावर n माइनस r यानी कि 2/5 टू दी पावर n, यहाँ पे क्या है n है 6 माइनस 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए 6c3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 इंटू 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे है 3 फैक्टोरियल तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 इंटू 2, इस 3 फैक्टोरियल को ऐसा ही रहने देते हैं। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 27 इंटू 8, नीचे है 125 इंटू 125। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है इन अ हर्डल रेस ए प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल्स। हर्डल रेस क्या होता है, जिसमें आपको जंप करके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फीवर देन 2 हर्डल्स, यानी कि वो 2 से कम हर्डल को गिरा देगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे n के जगह हम लोग 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पे p क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, एंड यहाँ पे सक्सेस क्या है, हर्डल को गिरा देना,
ये 5/6 तो हर्डल को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है ना। अगर 5/6 हर्डल को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है तो हर्डल को गिरा देने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 5/6, यानी कि ये हो जाएगी 1/6। तो p के जगह हम लोग लिख लेंगे 1/6। q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ठीक है, अब यहाँ बोला गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r स्मॉलर देन 2। तो r स्मॉलर देन 2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR यानी कि 10C r के जगह 0 इंटू p टू दी पावर r यानी 1/6 टू दी पावर r के जगह 0 इंटू q टू दी पावर यानी 5/6 टू दी पावर n माइनस r यानी 10 - 0 10 प्लस, अब यहाँ पे फिर NCR यानी 10C1 इंटू p टू दी पावर r यानी 1/6 टू दी पावर r के जगह 1 इंटू q टू दी पावर यानी 5/6 टू दी पावर n माइनस r यानी 10 - 1 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5/6 टू दी पावर 10 है, यहाँ 5/6 टू दी पावर 9 है। 5/6 टू दी पावर 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 10C0, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। अब यहाँ पे 5/6 का पावर 10 था, पावर 9 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे 5/6 बचेगा प्लस 10C1 यानी फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 10 - 1 यानी 9 फैक्टोरियल इंटू 1/6 इंटू, अब देखिए 5/6 टू दी पावर 9 ये तो कॉमन ही ले चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 प्लस 10 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये 6 तो यहाँ पे आ गया एंड 9 फैक्टोरियल को हम लोग 9 फैक्टोरियल ही रहने देंगे तो 9 फैक्टोरियल से ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखिए 5/6 टू दी पावर 9 इंटू एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 10 यानी 15, तो ऊपर जो 15 है इसको हम लोग 3 इंटू 5 लिख लिए हैं। ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए यहाँ 5 टू दी पावर 9 है, यहाँ 5 टू दी पावर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू दी पावर 10 हो जाएगा एंड नीचे 6 टू दी पावर 9 बचेगा इंटू 2 बचेगा। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ए डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई को बार बार फेंका जाता है जब तक कि 3 6s न आ जाए, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो थर्ड 6 है वो 6th थ्रो में आया होगा। जो थर्ड 6 है वो 6th थ्रो में आया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए अगर थर्ड 6 6th थ्रो में आता है यानी कि इससे पहले 2 6 आ चुका होगा। अब हो सकता है कि 2 6 लगातार आया होगा, या हो सकता है कि एक 6 यहाँ पे आया होगा, एक 6 यहाँ पे आया होगा, या हो सकता है कि एक 6 यहाँ पे आया होगा, एक 6 यहाँ पे आया होगा, हो सकता है ना। तो यही अपने लोग को निकालना है कि थर्ड 6 जो है ये 6th थ्रो में आया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए थर्ड 6 6th थ्रो में आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले इस 5 थ्रो में 2 6s आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इनटू, अब थर्ड 6 जो है ये 6th थ्रो में आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 ही होगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही थर्ड 6 6th थ्रो में आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट दी 2 6s कम इन फर्स्ट 5 थ्रोज ऑफ ए डाई, यानी कि फर्स्ट 5 थ्रो में 2 6s आएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे n के जगह 5 होगा एंड r के जगह 2 होगा, तो 5c2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 6 आना सक्सेस है ना, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1/6, q का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - 1/6 यानी कि 5/6। तो यहाँ पे क्या रखते हैं p टू दी पावर r यानी 1/6 टू दी पावर r के जगह 2 इंटू q टू दी पावर यानी 5/6 टू दी पावर n माइनस r यानी 5 - 2 3 हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 3 फैक्टोरियल। यहाँ नीचे है 6 टू दी पावर 2, यहाँ नीचे है 6 टू दी पावर 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 6 टू दी पावर 5, यहाँ 5 टू दी पावर 3 इंटू 1, तो 5 टू दी पावर 3 ही रहेगा। अब इस 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख लेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होगा इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 इंटू 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 टू दी पावर 5। ये तो रहा फर्स्ट 5 थ्रो में 2 6s आने की प्रोबेबिलिटी। अब अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन द 6th थ्रो, यानी कि 6th थ्रो में थर्ड 6 आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए 6th थ्रो में थर्ड 6 आए, इसके लिए फर्स्ट 5 थ्रो में 2 6s भी तो आना जरूरी है ना। तो फर्स्ट 5 थ्रो में 2 6s आने की प्रोबेबिलिटी ये है इनटू 6th थ्रो में थर्ड 6 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही अपने लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। अगर एक लीप ईयर को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है तो इस लीप ईयर में टोटल 53 ट्यूसडे होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए लीप ईयर में टोटल 366 डेज होता है। अब अगर इस 366 को 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 52 कोसेंट आ जाएगा एंड रिमाइंडर 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल 52 वीक्स होगा, साथ में 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा।
तो इस टोटल 52 वीक्स में से तो 52 ट्यूसडे होगा ही, लेकिन 53 ट्यूसडे होगा कि नहीं ये इस 2 दिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि इस 2 दिन में सबसे पहले मंडे आए फिर ट्यूसडे आए, या हो सकता है पहले ट्यूसडे आए फिर वेडनेसडे आए, या हो सकता है कि पहले वेडनेसडे आए फिर थर्सडे आ जाए, या हो सकता है कि पहले थर्सडे आए फिर फ्राइडे आ जाए, या हो सकता है कि पहले फ्राइडे आए फिर सैटरडे आए, या पहले सैटरडे आए फिर संडे आ जाए, या पहले संडे आ जाए फिर मंडे आ जाए। इसके अलावा तो और कोई भी पीरियड यहाँ पे नहीं बन सकता है इस 2 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 ट्यूसडे। तो देखिए 53 ट्यूसडे होने के लिए सबसे पहले हम लोग 52 ट्यूसडे का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख लेंगे, इनटू इस 2 दिन में 1 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए टोटल 52 वीक्स हैं, तो टोटल 52 ट्यूसडे भी होगा, यानी कि इस 52 वीक्स में 52 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, 52/52 यानी कि 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 इनटू अब इस 2 डेज में 1 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है। अब वो ऊपर रखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए ट्यूसडे यहाँ भी आ रहा है, ट्यूसडे यहाँ भी आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 2, तो ऊपर रखेंगे 2/7 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। जैसे कि अगर एक सिक्का को उछाला जाता है तो या तो हेड हेड आए, या तो हेड टेल आए, या तो टेल हेड आए, या तो टेल टेल आए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली 1 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एग्जैक्टली 1 टेल 2 बार आ रहा है एंड नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है, तो 2/4 यानी कि एग्जैक्टली 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7। तो ये आ गया ओवरऑल 2/7, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 ट्यूसडे इक्वल टू 2/7। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन दी नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। यानी कि 6 ट्रायल में कम से कम 4 सक्सेस हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे हम लोग n = 6 लिख लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग p मान लेते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम लोग q मान लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का 2 गुना है, तो p = 2q हो जाएगा। अब अपने लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1 होता है, तो p + q इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 1 लिख लिए। अब इस p के जगह हम लोग लिख लेते हैं 2q + q इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा 1/3। अब q का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो p का वैल्यू आ जाएगा 2/3। अब अपने लोग को निकालना है देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस, यानी कम से कम 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 6। यहाँ पे हम लोग 6 तक ही जाएंगे क्योंकि टोटल 6 ट्रायल है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं NCR, यानी कि 6c4 इंटू p टू दी पावर r, p यहाँ पे क्या है p है 2/3, तो 2/3 टू दी पावर r के जगह 4 इंटू q टू दी पावर n - r, q के जगह है 1/3 तो 1/3 टू दी पावर n के जगह 6 है, r के जगह 4 है, तो 6 - 4 2 प्लस 6c5 इंटू 2/3 टू दी पावर 5 इंटू 1/3 टू दी पावर 1, 6c6 इंटू 2/3 टू दी पावर 6 इंटू 1/3 टू दी पावर 0। ठीक है, अब देखिए 2/3 टू दी पावर 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचा 6c4 यानी फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 6 - 4 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे ये बच जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर यानी कि 1/9 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 6c5 यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू अब देखिए 2/3 का पावर 4 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे 2/3 बचेगा इंटू 1/3 बचेगा, प्लस 6 का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 2/3 का पावर 4 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 बचेगा इंटू 1/3 का पावर 0, तो 1 ही रहेगा। अब देखिए 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल 1/9 प्लस 6 फैक्टोरियल को लिख लेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल है इंटू 2/9 प्लस 4/9। अब देखिए यहाँ पे 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 9 LCM हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 3 15 प्लस यहाँ पे बचेगा 6 2 12 प्लस यहाँ पे बचेगा 4। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31/9 इंटू 2 टू दी पावर 4, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड इज मोर देन 90%, यानी कि एक आदमी एक सिक्के को कितने बार उछाले कि कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा हो। देखिए एक आदमी एक सिक्के को कितने बार उछाले, यानी कि n का वैल्यू अपने लोग को निकालना है। अब यहाँ पे p क्या डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड सक्सेस क्या है सिक्का पे हेड आना, तो सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, q क्या हो जाएगा 1 - 1/2 यानी कि 1/2।
अब यहाँ पे बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एक से ज़्यादा भी हेड हो सकता है लेकिन कम से कम एक बार हेड होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये 90% से ज़्यादा हो, यानी ग्रेटर देन 90%, यानी 90/100, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर हम लोग एक से कम की प्रोबेबिलिटी को निकाल कर वन से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका भी वैल्यू पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह लिख लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन 1, ठीक है। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर स्मॉलर देन 1, एक से छोटा की प्रोबेबिलिटी यानी कि 0 की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0। तो 1 माइनस यहाँ पे हम लोग NC0 इंटू P टू दी पावर आर, यानी 1/2 टू दी पावर आर की जगह 0 इंटू Q टू दी पावर, यानी 1/2 टू दी पावर n माइनस आर, तो n माइनस n ही की तो वैल्यू अपने लोग को निकालना है ना, तो n माइनस आर की जगह 0 ग्रेटर देन 9/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इस पूरे को उधर शिफ्ट करते हैं और 9/10 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 1 माइनस 9/10, अब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे NC0 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, इसका भी वैल्यू 1 रहेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 9 n, 1/2 टू दी पावर n, यानी कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 का पावर n लिखेगा तो 1 ही होगा ना, तो ये बच जाएगा 1/2 टू दी पावर n। अब देखिए 10 माइनस 9, ये 1/10 हो गया, 1/10 ग्रेटर देन 1/2 टू दी पावर n, 1/10 यानी कि 1/10, इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर n ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे n का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, अगर n के जगह 0 पुट करते हैं तो 2 टू दी पावर 0 ये 1 हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 10, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 1 10 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि n का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार से n का वैल्यू अगर 1 लीजिएगा तो 2 टू दी पावर 1 ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 10, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से n का वैल्यू 2 भी नहीं ले सकते हैं, 3 भी नहीं ले सकते हैं, n का वैल्यू 4 ले सकते हैं क्योंकि 2 टू दी पावर 4 ये हो जाएगा 16 ग्रेटर देन 10, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि n का वैल्यू 4 से ज़्यादा हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए the minimum value of n satisfying the given inequality इक्वल टू 4, यानी कि n का मिनिमम वैल्यू 4 है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो आदमी है ये अगर सिक्के को 4 या 4 से ज़्यादा बार उछालेगा तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि देयरफॉर द मैन हैव टू टॉस द कॉइन 4 or more times, ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है इन अ गेम ए मैन विंस अ रूपी फॉर अ 6 एंड लूजेज अ रूपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6 फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूजेज। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, यानी कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एंड यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या है, अमाउंट ही विंस और लूजेज। देखिए क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है पहले उसको समझिए। एक आदमी एक डाई को फेंकेगा, अगर डाई पे 6 आ जाए तो वो 1 रुपया जीत जाएगा, और डाई पे अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो वो 1 रुपया हार जाएगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दिया गया है कि डाई पे अगर 6 आ जाता है तो वो 1 रुपया तो जीत जाएगा लेकिन दोबारा फिर नहीं फेंकेगा। अब अगर वो उसके पहला बार में 6 नहीं आता है तो दूसरा बार फेंकेगा, और दूसरा बार में अगर 6 आ गया तो फिर से वो 1 रुपया जीत जाएगा और लेकिन तीसरा बार नहीं फेंकेगा। फिर से वो अगर पहला बार में 6 नहीं आता है तो फिर से फेंकेगा, दूसरा बार में भी 6 नहीं आता है तो फिर से फेंकेगा, तो तीसरा बार में 6 आ सकता है। अब हो सकता है कि तीनों बार में 6 ना आए, यानी कि पहला बार 6 ना आए फिर से फेंका, दूसरा बार भी 6 ना आए फिर से फेंका, तीसरा बार भी 6 ना आए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 बार भी फेंक सकता है। अगर पहला बार में 6 आ गया तो दूसरा बार नहीं फेंकेगा, अगर दूसरा बार में 6 आ गया तो तीसरा बार नहीं फेंकेगा, अगर तीसरा बार में 6 आ गया तो फिर से नहीं फेंकेगा, या हो सकता है कि तीनों बार 6 नहीं आए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले केस 1 में आते हैं। इफ़ ही गेट अ 6 इन फर्स्ट थ्रोन, यानी कि वो पहला बार डाई को फेंका और 6 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6। फर्स्ट बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। अब अगर 6 आ गया तो वो 1 रुपया जीत जाएगा। केस 2 में क्या हो सकता है
कि इफ ही गेट अ 6 इन सेकेंड थ्रो, यानी कि जब वो दूसरा बार फेंका तब 6 आया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहला बार 6 नहीं आया होगा तभी ना वो दूसरा बार फेंका होगा, तो पहला बार 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू दूसरा बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, यानी कि ये हो जाएगा 5/36। अब देखिए पहला बार 6 नहीं आया यानी कि वो 1 रुपया हार गया होगा, प्लस अब दूसरा बार 6 आया यानी कि वो 1 रुपया जीत गया, यानी कि ओवरऑल वो 0 रुपया जीता। ठीक है, अब केस 3 में क्या हो सकता है कि थर्ड थ्रो में 6 आए, इफ ही गेट अ 6 इन थर्ड थ्रो देन प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखो पहला बार में 6 नहीं आया होगा, दूसरा बार में भी 6 नहीं आया होगा, तीसरा बार में 6 आया होगा, तो पहला बार में दूसरा बार में 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6 इंटू 5/6, तीसरा बार में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा 25/216। ठीक है, अब देखिए पहला बार में 6 नहीं आया तो वो 1 रुपया हार गया, दूसरा बार में 6 नहीं आया 1 रुपया हार गया, अब तीसरा बार में 6 आया तो 1 रुपया जीत गया, यानी कि ओवरऑल वो तो 1 रुपया हार ही गया ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 रुपया हार गया वो ओवरऑल। अब केस 4 ऐसा भी तो बन सकता है कि पहला बार में 6 ना है फिर से वो दोबारा फेंका, तो दूसरा बार में 6 ना है फिर से वो तिबारा फेंका, तो तीसरा बार में भी 6 ना है, यानी कि यहाँ पे तीनों थ्रो में से किसी थ्रो में 6 नहीं आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 125/216। तो यहाँ पे वो 3 रुपया हार जाएगा, क्योंकि पहला बार में 6 नहीं आया तो 1 रुपया हार गया, दूसरा बार में 6 नहीं आया 1 रुपया हार गया, तीसरा बार में 6 नहीं आया 1 रुपया हार गया, यानी कि ओवरऑल वो 3 रुपया हार गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे लेट एक्स डिनोट अमाउंट ही विंस और लूजेज। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज, यहाँ पे हम लोग एक्स किसको ले लिए हैं? अमाउंट ही विंस और लूजेज को। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे पी एक्स। अब 1 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देख लीजिए 1/6 है। 0 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/36, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/6, 0 5/36। 1 रुपया हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 25/216, 25/216। अब 3 रुपया हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 125/216, 125/216। अब हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो कि रैंडम वेरिएबल है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विंस और लूजेज। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग ई एक्स से भी डिनोट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, यानी कि 1 इंटू 1/6 प्लस 0 इंटू 5/36 माइनस 1 इंटू 25/216 माइनस 3 इंटू 125/216। अब देखिए 1 इंटू 1/6 1/6, अब ये तो 0 खत्म हो जाएगा, -1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा -25/216, -3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा -375/216। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 216, ऊपर हो जाएगा 36 -25 -375, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -364/216। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा -91/54। अब यहाँ पे निगेटिव में आंसर आ रहा है, यानी कि अमाउंट लूज करने का एक्सपेक्टेड वैल्यू है 91/54। ठीक है ना, निगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब अमाउंट लूज करने का एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही लूजेस इक्वल टू 91/54। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है सपोज वी हैव 4 बॉक्सेज A, B, C and D containing colored marbles as given below. One of the box has been selected at random and a single marble is drawn from it. If the marble is red, what is the probability that it was drawn from box A, box B, box C? इस 4 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और उसमें से एक मार्बल निकाला जाता है। अगर वो मार्बल रेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड मार्बल बॉक्स ए में से निकाला गया होगा, बॉक्स बी में से निकाला गया होगा एंड बॉक्स सी में से निकाला गया होगा। तो देखिए यहाँ पे मार्बल रेड है, इस बारे में बता दिया गया है, यानी कि मार्बल रेड होने का इवेंट हो चुका है, तो इसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। इवेंट ए इक्वल टू मार्बल इज रेड। एंड इवेंट E1 को मान लेंगे सिलेक्टेड बॉक्स इज ए, इवेंट E2 को मान लेंगे सिलेक्टेड बॉक्स इज बी, इवेंट E3 इक्वल टू लिख लेंगे सिलेक्टेड बॉक्स इज सी, इवेंट E4 इक्वल टू सिलेक्टेड बॉक्स इज डी। अब देखिए यहाँ पे 4 बॉक्स है, अब इस चारों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब देखिए अब अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। E1/A कहने का मतलब कि अगर मार्बल रेड है तो ये बॉक्स ए में से निकाला गया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए यहाँ पे ए किसको डिनोट कर रहा है? रेड मार्बल को, एंड E1 किसको डिनोट कर रहा है? सिलेक्टेड बॉक्स इज ए, यानी कि अगर मार्बल रेड है तो ये बॉक्स ए में से आया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसको यहाँ पे बेस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। ऊपर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू यहाँ पे E1/A है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1।
अब नीचे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E4। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, यानी कि बॉक्स ए सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 कहने का क्या मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 कहने का मतलब कि बॉक्स ए में से रेड मार्बल सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही ना हुआ। देखिए यहाँ पे E1 क्या है, बॉक्स ए को डिनोट कर रहा है एंड ए क्या डिनोट कर रहा है, रेड मार्बल को, यानी कि बॉक्स ए अगर सिलेक्ट किया जा चुका है तो इसमें से रेड मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए बॉक्स ए में से रेड मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बॉक्स ए में टोटल मार्बल कितना है 1 + 6 7 7 + 3 10, यानी कि बॉक्स ए में टोटल 10 मार्बल्स हैं जिसमें से एक रेड मार्बल है। तो बॉक्स ए में से रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1/10। ठीक है, उसी प्रकार से इसके जगह लिख लेंगे 1/4 इंटू 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4 इंटू, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 यानी कि बॉक्स बी में से रेड मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 6 + 2 + 2 10, इसमें भी 10 टोटल मार्बल्स हैं एंड टोटल रेड मार्बल है 6, तो 6/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। देखिए बॉक्स सी में टोटल 8 रेड मार्बल्स हैं एंड इसमें भी टोटल 10 मार्बल्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/10, रेड मार्बल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 8/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 की जगह 1/4 इंटू, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E4 कहने का मतलब बॉक्स डी में से रेड मार्बल सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए बॉक्स डी में टोटल मार्बल है 10 लेकिन रेड मार्बल है 0, यानी बॉक्स डी में से रेड मार्बल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0/10। अब ऊपर हो जाएगा 1/40, नीचे एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, 1 + 6 + 8 + 0, 40 से 40 कैंसिल, तो आ गया 1/15। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है बॉक्स बी में से रेड मार्बल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि रेड मार्बल अगर सिलेक्ट हो चुका है तो ये बॉक्स बी में से सिलेक्ट हुआ होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू, अब E2/A है तो यहाँ पे लिखेंगे A बाई E2। अब नीचे तो यही पूरा ना लिखेंगे तो इस पूरा की जगह हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं क्या, 8 + 6 14, 14 + 1 15/40 लिख सकते हैं नीचे 15/40। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो 1/4 ही होगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 हम लोग यहाँ पे निकाले ना 6/10 है तो 6/10 लिख लेते हैं और नीचे है 15/40। देखिए ऊपर क्या हो गया 6/40, नीचे क्या हो गया 15/40, 40 से 40 कैंसिल, 6/15, 2 3 जा सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि आ गया 2/5। क्लियर है, उसी प्रकार से निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A, यानी कि रेड मार्बल बॉक्स सी में से सिलेक्ट हुआ होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ऊपर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 और नीचे तो यही वैल्यू लिखेंगे 15/40। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि बॉक्स सी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 यानी कि बॉक्स सी में से रेड मार्बल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 8/10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8/10 और नीचे 15/40, ऊपर हो गया 8/40, नीचे 15/40, 40 से 40 कैंसिल, आंसर आ गया 8/15, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%. इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट ए मेडिटेशन एंड ए योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30% एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस इट्स चांस बाय 25%. At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. Find the probability that the patient follow a course of meditation and yoga. क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होने का चांस 40% है, अगर वो मेडिटेशन एंड योगा करता है तो हार्ट अटैक आने का रिस्क 30% कम हो जाता है, अगर वो किसी दवा को लेता है तो हार्ट अटैक होने का चांस 25% कम जाता है। यहाँ पे ये भी बात बोल दिया गया है कि इस दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चुनने का इक्वल प्रोबेबिलिटीज है। अब इस दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनता है फिर भी उसे हार्ट अटैक आ जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेडिटेशन एंड योगा को चुना होगा। ठीक है, यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है ये बात अपने लोग को बता दिया गया है, यानी कि हार्ट अटैक आने का इवेंट हो चुका है, तो हार्ट अटैक अगर आ चुका है तो वो मेडिटेशन एंड योगा चुना होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है यही अपने लोग को निकालना है। तो जिस इवेंट के बारे में बता दिया गया उसे इवेंट ए मान लेंगे, इवेंट ए इक्वल टू पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है तो इवेंट E1 मान लेते हैं पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, इवेंट E2 इक्वल टू पेशेंट एडॉप्ट द ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है,
अब देखिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि हार्ट अटैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 40%, यानी 40/100 0.4। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चुनने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने लोग को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, यानी कि अगर हार्ट अटैक आ चुका है तो वो मेडिटेशन एंड योगा चुना होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू, यहाँ पे E1/A है तो यहाँ पे A/E1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जगह क्या लिखेंगे 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कहने का मतलब कि अगर वो मेडिटेशन एंड योगा कोर्स को चुन चुका है तो फिर हार्ट अटैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए अगर वो मेडिटेशन एंड योगा कोर्स को चुनता है तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 30% कम जाती है। पहले हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, अब अगर वो मेडिटेशन एंड योगा कोर्स को चुनता है तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 30% कम जाती है, यानी कि 0.4 माइनस 0.4 इंटू 30/100, यानी कि मेडिटेशन एंड योगा कोर्स चुनने के बाद हार्ट अटैक आने की ये प्रोबेबिलिटी है। बात समझे कि नहीं। अगर वो मेडिटेशन एंड योगा कोर्स चुन चुका है तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 30% कम जाता है, यानी कि हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी पहले 0.4 था तो अब क्या हो जाएगा 0.4 माइनस 0.4 का 30%। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 70/100। ठीक है ना, यहाँ से 0.4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 30/100 यानी कि 70/100। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0.4 इंटू 70/100। इसके जगह भी हम लोग लिख लेंगे 1/2 इंटू 0.4 इंटू 70/100। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जगह लिख लेंगे 1/2 इंटू, अब यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यानी कि अगर वो दवा ले रहा है तो हार्ट अटैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए अगर वो दवा ले रहा है तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 25% कम जाएगी, यानी कि पहले हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी थी 0.4, अब अगर वो दवा ले रहा है तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 25% कम जाएगी, यानी कि अब हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.4 माइनस 0.4 का 25%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा 0.4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 25/100, यानी कि ये हो जाएगा 0.4 इंटू 75/100, यानी कि अगर वो दवा ले रहा है तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.4 इंटू 75/100। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.4 इंटू 75/100। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं देखिए तो यहाँ पे 1/2 इंटू 0.4 को 70 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 28.0, यानी कि 28, नीचे 100 है। अब यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 कॉमन ले लिए हैं। 0.4 को 70 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 28, नीचे 100 है, प्लस 0.4 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 30 आ जाएगा और नीचे है 100। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 28/100, अब यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो 100 आएगा ना, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 28 प्लस 30 यानी कि 58। इसको कैंसिल कीजिएगा 2 से तो 14, नीचे 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 29। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू आ गया 14/29, यानी कि अगर उसे हार्ट अटैक आया होगा तो वो मेडिटेशन एंड योगा को चुना होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 14/29। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट या तो 0 है या तो 1 है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो। देखिए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में टोटल कितना एलिमेंट होता है, टोटल 4 एलिमेंट होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इस चारों एलिमेंट की जगह या तो 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 या 1 रखने का कितना तरीका, 2 तरीका। यहाँ भी 0 या 1 रखने का कितना तरीका, 2 तरीका। यहाँ भी 0 या 1 रखने का कितना तरीका, 2 तरीका। यहाँ पे 0 या 1 रखने का कितना तरीका, 2 तरीका। यानी कि 0 या 1 को लेकर 2/2 का कितना डिटर्मिनेंट हम लोग बना सकते हैं, 2 to the power 4, यानी कि 16 डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। अब इन 16 डिटर्मिनेंट्स में से ऐसा कितना डिटर्मिनेंट होगा जिसका वैल्यू पॉजिटिव हो। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 0 0 1 रखते हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 0 रखते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 - 0 यानी कि 1, ये भी पॉजिटिव है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखिए 1 - 0 ये भी 1 आ जाएगा, यानी कि केवल 3 ही डिटर्मिनेंट संभव है जिसका वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब अपने लोग को बताना है कि पॉजिटिव डिटर्मिनेंट, ये जो 2/2 ऑर्डर का यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट बनाए टोटल, इसमें से पॉजिटिव डिटर्मिनेंट वाले का प्रोबेबिलिटी क्या है।
तो हम लोग नीचे क्या रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 16, ऊपर क्या रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 3, तो ये आ जाएगा द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव इक्वल टू 3/16। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम्स से ए एंड बी फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी नोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स इक्वल टू 0.2, probability of B fails alone equal to 0.15, probability of A and B fail equal to 0.15. Evaluate the following probabilities. Probability of A fails divided by B has failed. यहाँ पे हम लोग A के फेल होने के इवेंट को EA मान लेंगे एंड B के फेल होने के इवेंट को EB मान लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये जो सर्कल है ये ए के फेल होने के इवेंट के बारे में बता रहा है एंड ये जो सर्कल है ये बी के फेल होने के इवेंट के बारे में बता रहा है एंड इस दोनों सर्कल का ये जो कॉमन रीजन है ये ए एंड बी दोनों के फेल होने के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स इक्वल टू 0.2, इस ए फेल्स की जगह हम लोग ई ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ई ए जो है ये ए के फेल होने के इवेंट के बारे में बता रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इक्वल टू क्या है 0.2। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स एलोन इक्वल टू 0.15। देखिए अगर B केवल अकेला फेल होता है उसके लिए हम लोग केवल इस पार्ट को शेड करेंगे। अब अगर इस पार्ट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग इस पूरे सर्कल के प्रोबेबिलिटी में से इस पार्ट के प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इस पार्ट का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B फेल्स एलोन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ EA इंटरसेक्शन EB, प्रोबेबिलिटी ऑफ EA इंटरसेक्शन EB। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल, यानी कि ए एंड बी दोनों फेल होता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी इक्वल टू क्या दिया गया है 0.15। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स एलोन का वैल्यू क्या है 0.15। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू अपने लोग को पता चल गया ना 0.15 है, तो यहाँ पे हम लोग अगर 0.15 पुट करते हैं और इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि हो जाएगा 0.15 प्लस 0.15, ये क्या वैल्यू आ जाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 3, यानी कि आ जाएगा 0.30, यानी कि 0.3 आ जाएगा। अब अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स डिवाइडेड बाय बी हैज़ फेल्ड, यानी कि अपने लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए बाई ई बी। ई ए बाई ई बी का मतलब यही ना हुआ कि अगर बी फेल हो चुका है तो ए के फेल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी अपने लोग को पता चल गया 0.3 है तो नीचे रखेंगे 0.3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.15, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 15/3 इंटू, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 3 5 = 15, 10 से 10 कैंसिल हो गया और नीचे 5 2 = 10 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब उसी प्रकार से है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स एलोन, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी अपने लोग को निकालना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी। तो यहाँ पे लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए क्या है 0.2 है तो 0.2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी क्या है 0.15 तो 0.15, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.05। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2. The ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that the transferred ball is black. दो बैग है, फर्स्ट बैग में 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, सेकेंड बैग में 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब फर्स्ट बैग में से सेकेंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर किया जाता है, फर्स्ट बैग से सेकेंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर किया जाता है, फिर सेकेंड बैग में से एक बॉल बाहर निकाला जाता है। अब ये जो बॉल बाहर निकाला गया है ये अगर रेड कलर का है तो इस बॉक्स में से जो बॉल इस बॉक्स में ट्रांसफर किया गया होगा वो ब्लैक कलर का बॉल रहा होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए बॉल रेड है इस बारे में अपने लोग को बता दिया गया है, तो जिस इवेंट के बारे में बता दिया गया है उसको हम लोग इवेंट ए मान लेंगे। इवेंट ए इक्वल टू ड्रॉन बॉल इज रेड फ्रॉम बैग 2, यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम बैग 2, ठीक है ना। बैग 2 में से जो बॉल ड्रॉ किया जाता है वो रेड है, इसके बारे में बता दिया गया है। अब हम लोग E1 को मान लेते हैं। E1 इक्वल टू ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज ब्लैक, यानी कि बैग 1 में
से बैग 2 में जो बॉल ट्रांसफर किया गया होगा वो ब्लैक रहा होगा। इवेंट E2 को मान लेते हैं ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 इज रेड, यानी कि बैग 1 से बैग 2 में जो बॉल ट्रांसफर किया गया होगा वो रेड रहा होगा। अब क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। और यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि बैग 2 में से एक बॉल जो निकाला गया है वो रेड कलर का है, यानी कि बैग 2 में से अगर रेड कलर का बॉल निकाला जा चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से जो बॉल ट्रांसफर किया गया होगा वो ब्लैक कलर का रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, यानी कि इसमें से जो बॉल ट्रांसफर किया गया है वो ब्लैक कलर का रहा होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसमें टोटल बॉल कितना है 7 है, ब्लैक बॉल कितना है 4, यानी कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया गया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, यानी कि इसमें से जो बॉल इसमें ट्रांसफर किया गया है वो ब्लैक कलर का है, तो फिर जो बैग 2 में से बॉल निकाला गया है वो रेड कलर का है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 का यही ना मतलब हुआ कि ट्रांसफर्ड बॉल अगर ब्लैक है तो बैग 2 में से जो बॉल निकाला गया होगा वो रेड कलर का है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए अगर एक बॉल इसमें से ट्रांसफर कर दिया गया है ब्लैक कलर का, तो इसमें टोटल बॉल कितना हो गया 5 4 9 और एक इसमें से गया तो 10 टोटल बॉल हो गया। अब 10 टोटल बॉल हो गया, अब रेड बॉल तो 4 ही है, यानी कि इसमें से एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4/10। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे 4/7 इंटू 4/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि इसमें से एक रेड बॉल ट्रांसफर करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो 3/7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ टोटल रेड बॉल 3 है, टोटल बॉल 7 है, तो 3/7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, यानी कि अगर इसमें से एक रेड बॉल इसमें से ट्रांसफर किया गया होगा, इस बैग में से इस बैग में एक रेड बॉल अगर ट्रांसफर किया गया है तो फिर से इस बैग में से अगर एक बॉल निकाला जाए तो वो भी रेड हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए इसमें से एक रेड बॉल इसमें डाला गया है, तो यहाँ पे 5 रेड बॉल हो गया और 5 ब्लैक बॉल हो गया, तो टोटल बॉल कितना है 10। अब टोटल रेड बॉल कितना है 5, यानी कि इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ 16/70 हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 70 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 16 + 15, 70 से 70 कैंसिल हो गया, तो आ गया 16/31, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इक्वल टू 1, देन देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इक्वल टू 1 दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये कंडीशन कब होता है, जब A B का सबसेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 है एंड A में एलिमेंट है 1 2 3। अब A में जितना भी एलिमेंट है ये B में है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि A B का सबसेट है। अब A अगर B का सबसेट है तो अगर हम लोग यहाँ पे B इंटरसेक्शन A निकालें, यानी कि इस दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 कॉमन है, 1 2 3। अब ये 1 2 3 सेट A के इक्वल है तो सेट A लिख लिए। अब देखिए B इंटरसेक्शन A इक्वल टू आ गया A। अब दोनों तरफ अगर प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गया। अब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कब, जब A B का सबसेट है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो लिखा हुआ वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये कंडीशन जब भी है तो हम लोग समझ जाएंगे कि A B का सबसेट रहा होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A को अगर हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A लिखे या A इंटरसेक्शन B, बात तो एक ही है ना, तो इसके जगह हम लोग लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है इफ A एंड B आर एनी 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, देन देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये माइनस में उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है बात?